So let us begin a new chapter. 3 questions. West Bengal Board, class 12. So 3 questions is a very important lesson. This is not only a subject matter for class 12 studies but also a very important lesson जो हम लोग यहाँ से derive करने वाले हैं. Leo Tolstoy, he is a Russian writer और born in 1820 and died in 1910. Psychological theme इनके writing का, इनके जो composition होता है story, उस स्टोरी का थीम होता है साइकोलॉजी या फिर एक मॉरलिस्टिक लेसन, मॉरल लेसन, नीति सिखाने वाली बात, इंसान की ड्यूटीज़ सिखाने वाली बात. कहानी में भी ड्यूटीज़ की बात की है, इसमें भी राइटर ने अपना नोशन दिया है, अपना आइडियाज़ दिया है कि इंसान का कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी द 4 मोस्ट ड्यूटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो 3 क्वेश्चंस टाइटल से ही सजेस्ट कर रहा है कि देयर मस्ट बी द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. इफ़ यू आस्क दीज 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, you will also give an answer from your innermost heart. The answer you get or you give, that answer may be a realistic answer that may change your life. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के साथ साथ हो सकता है तुम्हारे आंसर्स अलग हों, तुम्हारे आंसर गलत हों इस 3 क्वेश्चंस के. जो राइटर देना चाह रहा है आंसर वो तुम ना दो. राइटर ने खुद ही आंसर दिया है. 3 क्वेश्चन पहले पूछ रहा है और फिर तीनों का आंसर भी अपनी कहानी के ज़रिए वो खुद दे रहा है. कहानी में तो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स जो आंसर दे रहे हैं वो आंसर राइटर का खुद ही है. हो सकता है राइटर का ये अपना एक्सपीरियंस हो, अपनी साइकोलॉजी हो, उसको कैरेक्टर के ज़रिए एक्सप्रेस कर रहा है. या हो सकता है कि रियली में वो अपने लाइफ में कभी ऐसे लोगों के बीच में रहा हो जहाँ उसको ये आंसर मिला और उसी के ऊपर 3 क्वेश्चन बना करके कहानी लिख दिया. जो भी हो, कहानी इस तरह से शुरू हो रहा है. इट वंस ऑकर्ड टू सर्टेन जार. एक जार था, TSAR, जार. जार रशियन किंग को बोलते हैं, रसिया में किंग को कहते हैं जार. तो once there was a Russian king, a certain Tsar, that he always knew the right time to begin everything. He had some questions. Some questions means 3 questions. पहला क्वेश्चन क्या था कि he wanted to know the right time to begin everything. What should be the exact and correct time, right time to start any action, any activity, anything, any job. किसी भी काम को, किसी भी जॉब को शुरू करने का सबसे उचित वक्त क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन. इफ़ ही न्यू हु वेर द राइट पीपल टू लिसन टू. उसका दूसरा सवाल था कि हु शुड बी द करेक्ट पीपल, राइट पीपल होम वी शैल डिपेंड अपॉन. कौन होंगे करेक्ट लोग जिनके संगति में हम लोग रहें और जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड करें या जिनको अपने साथी बनाएं. कौन है ऐसे लोग. तीसरी चीज़, अबव ऑल ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और तीसरी चीज़ वो जानना चाहता था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है भाई करने का. तो पहला सवाल क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन है. दूसरा बात क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है. दूसरा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट लोग कौन है लाइफ में हमारे. और तीसरा है किसी भी काम को करने का मतलब कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए. ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं. तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि रियली में भाई बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर हमको भी मिल जाए तो हम लोग भी अपना लाइफ चेंज कर लेंगे शायद. He would never fail in anything he might undertake. So it was the king's opinion. It was his understanding that if I come to know the answers of these 3 questions, I will never fail in my life in any field of activity. I will always be a successful man. ऐसा सोचता था वो राइटर. हमारे तुम्हारे लिए भी ऐसे ही सवाल है. काश हम लोग भी जान जाएं तो वी शैल ऑलवेज बी अ वेरी सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन. ठीक है ना. 3 बातें अगर जान लो. क्यों. पहला इंपॉर्टेंट बात भाई कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है और किसको दोस्त बनाएं और किसको दुत्कारें, भगा दें, अपने लाइफ से निकाल दें. और तीसरी बात कि काश अगर जान जाएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है लाइफ का. तो इसके लिए उसने क्या हुआ, हैविंग ऑकर्ड टू हिम, जब ये थॉट उसके अंदर आया उसने इस थॉट को प्रोक्लेम कर दिया. प्रोक्लेम कर दिया मतलब घोषणा कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया. प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट. थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे किंगडम में अनाउंसमेंट कर दिया दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड. उसने कहा कि भाई हम एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे, अच्छा पुरस्कार, मालामाल कर देंगे, बैच देंगे, एक इम्पॉर्टेंट अहदा देंगे तुम्हें जो हमें बता देगा इन तीनों के आंसर्स. एनीवन हु टीच हिम
व्हाट वाज राइट टाइम, जो भी मुझे बता देगा कि राइट टाइम क्या है फॉर एनी एक्शन, जो मुझे बता देगा हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल इन लाइफ, और जो बता देगा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। चलो भाई, लाइन लग गया बताने वालों का, ठीक है ना। अंजलि पहुंच गई राजा के पास, अतिया पहुंच गई, ठीक, रक्षंदा पहुंच गई, ठीक, कृष्णा भी पहुंच गया, नारायण भी पहुंच गया, सब पहुंच गया आंसर देने के लिए, सलाह देने के लिए। एंड लर्न मैन केम टू द जार, उसके बाद सारे लोग आए जार के पास। लर्न मैन मतलब पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन सारे के सारे लोगों का आंसर्स अनसेटिस्फैक्ट्री। द किंग वाज डिससेटिस्फाइड, he was not at all satisfied with any answer given by anyone। सारे लोगों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आंसर था। जहाँ डिफरेंस आएगा वो एक जैसा, वो राइट आंसर कैसे हो सकता है। अगर मैं आप लोगों से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछूंगा तो आप कुछ अलग, आप कुछ अलग, आप कुछ अलग, तो गया गुजरा आंसर है। अगर एक ही जैसा आंसर 10 लोग देंगे तो समझ लो कि भाई हाँ, सबकी सोच एक जैसी है, सब कहीं से पढ़े हैं, स्टडी मटेरियल राइट है, सबके आंसर डिफरेंट थे। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है ये जानना कि पहले का आंसर क्या था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था। तो पहले सवाल का जवाब में देखो क्या क्या जवाब आया। पहला सवाल क्या था, याद है ना, क्या था, राइट टाइम क्या है किसी भी काम को करने का। तो राइट टाइम के लिए क्या क्या आया जवाब। सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी ने कहा कि सर आप एडवांस में आप ड्रॉप कर लीजिए, मैप ड्राइंग कर लीजिए एक, ठीक है ना, एक स्केच बना लीजिए, ड्रॉप कर लीजिए, टेबल ऑफ डेज, एक टेबल बना लीजिए सर। जैसे कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर भी तो एक टेबल ही है, उसमें डेट है, डेज है, ठीक है ना, मंथ्स है। तो एक आप टेबल बना लीजिए डेट का, मंथ का, ईयर का। दूसरी शब्दों में इजी भाषा में कैलेंडर बना लीजिए आप। कैलेंडर आप आंसर में नहीं लिखोगे, जान लो। एंड मस्ट लीव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसी के हिसाब से आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए उसको, जो आप डेट बनाएंगे। जैसे एग्जाम, इमेजिन आपने डेट बना लिया, टुडे इज़ 14 September, तो आपने एक शेड्यूल बनाया कि दैट ऑन 20th September आई विल स्टार्ट दिस जॉब। सो ऑन 20th September, even if Kolkata is flooded all over, you are going to start up that business once you have decided in your mind, ठीक है ना, वो तो वो करना ही है। तो ऐसा लोगों ने सजेशन दिया। ओनली 10 सेट दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इन इट्स प्रॉपर टाइम। इसी तरह से सर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, आप प्रॉपर टाइम पे कोई भी काम को कर सकते हैं सर। ये एक जवाब हुआ। अदर्स डिक्लेयर्ड, तब तक दूसरे लोग आ गए लाइन में, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं सर, ये कोई तरीका है क्या, ये कैसे हो सकता है, अगर 20 तो कुछ और हो गया तो, कुछ पृथ्वी उलट पुलट हो गई तो सर, ये तरीका ठीक नहीं है सर, मेरी सुनिए सर, हो सकता है सर को अच्छा लग जाए तो हमको माला माल कर देंगे। तो दूसरा लोगों ने कहा इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सर हाउ इज दिस पॉसिबल टू मेक अ डिसीजन ऑफ एनी एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर। पहले से सर कैसे डिसीजन ले सकते हैं क्या होने वाला है। नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन आइडल पास टाइम, पहले से सर राइट टाइम डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है फ्यूचर का। और सर ये भी ठीक नहीं है कि 20 तारीख को करना है वो काम, तो ये 7-8 दिनों तक हम सोए रहेंगे आराम से, कुछ काम ही नहीं करेंगे, आइडियली टाइम पास करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही टाइम पास कर लेंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं करने को रहता है तो क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं। तुमने मान लो शेड्यूल बनाया है कि रात को 8 बजे पढ़ेंगे, अब 8 बजे पढ़ेंगे, तो ये जो 6 घंटा है वो क्या करेंगे, तो या तो सोएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। तो ये उन लोगों ने सजेशन दिया कि सर टाइम भी वेस्ट होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है कि पहले से टाइम डिसाइड करना। सो वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। तो सर इसीलिए जो भी हो रहा है आपके आसपास, जो भी काम चल रहा है, आप सारे काम को अटेंड कीजिए सर, ठीक है, सब पे आपका अटेंशन रहना चाहिए, ठीक है। जैसे घर में खाना बन रहा है, रसोई में काम चल रहा है, तो वहाँ भी थोड़ा अटेंशन दे दीजिए, ठीक। अगर बिल्डिंग की सफाई हो रही है तो थोड़ा वहाँ भी अटेंशन दे दीजिए, हर जगह दीजिए अटेंशन। एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट नीडफुल, और उसके बाद फिर जो सबसे नीडफुल है वो काम को कीजिए। जैसे सब पे अटेंशन दीजिए, लेकिन सबसे जो नीडफुल है उसको पहले ले लीजिए, सबसे जो ज़रूरी है। एक तरह से ये भी ठीक ही है ना, कि सब कुछ करते रहो और अचानक से कोई इमरजेंसी अगर आ जाए सबसे नीडफुल, तो वो पहले कर लो, ये भी ठीक है, लेकिन सारा करते रहो, ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया। फिर एक तीसरा ग्रुप ऑफ आया पीपल। Others again said that however attentive the Tsar might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action.
but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything. तीसरा ग्रुप जो आया उन लोगों ने समझाया, नो नो सर, नो नॉट एट ऑल सर, ये गलत तरीका है सर। आप जितना भी अटेंटिव हो जाइएगा, इमेजिन कीजिए कि आप रसोई में भी अटेंशन दे रहे हैं, आप बिल्डिंग की सफाई में भी अटेंशन दे रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है झगड़ा झमेला उधर भी अटेंशन दे रहे हैं, आप कितना भी अटेंशन दे लीजिए सर, लेकिन ये पॉसिबल कभी नहीं है कि आप फ्यूचर में होने वाले काम को अभी से डिसाइड कर लो, इम्पॉसिबल। इसीलिए सर हमारी सुनिए, हमारा अगर मानिए तो आप एक काउंसिल बनाइए, कैबिनेट, मंत्रालय, किसका, वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का एक बैच बनाइए, ग्रुप, वो आपके काउंसलर होंगे, एक काउंसिल के मेंबर होंगे वो लोग, वो आपको करेक्ट टाइम के बारे में सलाह देंगे। जैसे कि 6-7 रहेंगे उस ग्रुप में, तो 6 सातों मिल के अगर एक ओपिनियन देंगे कि सर आपके ये काम करने का करेक्ट टाइम ये है, तो आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा। आप राजा हैं, काउंसिल तो बना ही सकते हैं, ऐसा सजेशन दिया। बट देन अगेन अदर्स सेड, अब चौथा ग्रुप आ गया, चौथे लोगों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. कुछ लोग आए, वो लोगों ने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है, काउंसिल जजमेंट करेगा कि आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम। ज़िंदगी में ऐसी भी तो चीज़ें आ सकती हैं ना, क्यों, जो अचानक से डिसीजन हो जाता है कि नहीं ये अभी करना है, फट से इमरजेंसी आ जाएगा, देन व्हाट टू डू, यू विल बी लुकिंग फॉर योर काउंसिल, कॉल करोगे, सबको बुलाओगे, एक हो रहा है सो रहा होगा, एक हो सकता है कोलकाता के बाहर गया होगा, कौन कब आएगा, सारा काउंसिल आएगा तब डिसीजन होगा, तब वो काम करेंगे। नहीं, कुछ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हम लोग काउंसिल के लिए नहीं छोड़ सकते सर, उसके लिए इंतजार नहीं कर सकते, वो हम लोग को एट वंस डिसाइड करना पड़ता है, तुरंत तुरंत डिसाइड करना पड़ता है कि उसे हम लोग करें या ना करें, अंडरटेक देम और नॉट। अंडरटेक देम मतलब वो काम करें या फिर नहीं करें। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action one must consult magician. चौथे वाले ग्रुप ने इन लोगों ने कहा सर देखिए ये काउंसिल वाउंसिल के मैटर का उसके बस की बात नहीं है सर, हमारी सुनिए अगर आप, तो आप एक काम कीजिए, दुनिया में एक ही आदमी है जो बता सकता है बिफोर हैंड, पहले से बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो होता है मैजिशियन। मैजिशियन तो ट्रिक पे काम करते हैं, हम और तुम जानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा सर मैजिशियन बता सकता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसको अभी बता देगा। तो सर आप ये काउंसिल वाउंसिल के चक्कर में मत पड़िए सर, हमारी राय मानिए, आप एक मैजिशियन ले आइए, वो मैजिशियन आपको बता देगा कि राइट टाइम क्या होना चाहिए उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो भविष्य भी देख सकता है ना, तो भविष्य की बात को सोच के आपको पहले बता देगा, तब आप समझ जाएंगे कि यही राइट टाइम है करने का, तब ये ऐसा रिजल्ट आएगा। क्या आप लोग एग्री हो इन चारों ओपिनियन में से किसी से भी, कहीं कोई नहीं एग्री हो, आंसर मिला नहीं, तो इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही आंसर्स आया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है जिसको हम लोग वैल्यू दें, और वो बेकार लोग कौन हैं जिनको हम लोग अपने लाइफ से निकाल दें, उनकी तरफ ध्यान ही ना दें। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, काश अगर हम लोग को समझ में आ जाए कि ये आदमी सच्चा है, सही है, तो उसको हम लोग हाथ पाँव पकड़ के भी रख लेंगे अपने पास, किसी तरह से मना लेंगे, है ना, जाने नहीं देंगे दूर। और अगर पता चल जाए कि ये सिर्फ मेरा झालमुड़ी खाने वाला आदमी है, डेली डेली घर में आएगा, नाश्ता चाय पानी करके चला जाएगा, तो उसको भगा देंगे लोग, है ना। तो इक्वली वेरियस आंसर्स, सम सेड, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए आए कुछ ग्रुप के लोग, उन लोगों ने बोला द जार मस्ट नीडेड वेयर हिज काउंसिलर्स। इन लोगों ने बोला सर आपको आपके काउंसिलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने आसपास हमेशा काउंसिलर लोगों को रखिए। काउंसिलर मतलब ये जो ममता बनर्जी के काउंसिलर लोग हैं, याद है ना, वार्ड नंबर ये काउंसिलर, वार्ड नंबर वो काउंसिलर, ये काउंसिलर लोग जो होते हैं, काउंसलर और काउंसिलर में अंतर है, ठीक है ना, तो ऐसे काउंसिलर लोगों को आप रखिए, ठीक है, ये आप राजा हैं तो काउंसिलर होना ज़रूरी है आपके आसपास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ ने कहा नहीं, नॉट काउंसिलर सर, नॉट काउंसिलर्स, यू मस्ट हैव विथ यू प्रीस्ट्स, धार्मिक, सर आज धर्म का ज़माना है सर, ठीक है ना, जितना धार्मिक बनेगा हमारा देश का प्रजा, बनेगी हमारी देश की प्रजा, उतना ही हमारा कल्याण होगा। तो धार्मिक बनाइए सर हम सब लोगों को, आप अपने आसपास साधु संत बुद्धिमान
ऋषि मुनि लोगों को रखिए, पुजारियों को। कुछ लोगों ने कहा सर ऋषि मुनि को रख के क्या होगा सर, सारा दुनिया को धार्मिक बना देंगे तो कोई अटैक कर देगा देश पे तो क्या होगा, और सर कोई बीमारी आ जाएगी तो क्या होगा, धर्म तो नहीं ठीक कर पाएगा ना। सर डॉक्टर्स रखिए सर, डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे देश की प्रजा बीमार पड़ती है सर ज़्यादा, आप भी बीमार पड़ जाते हैं सर कभी कभी, तो डॉक्टर्स अगर आपके पास रहेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा, हेल्थ रहेगा सर, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना, ऐसे समझाना शुरू किया। पंडित आया, पंडित के बारे में जो समझा रहा था वो बोल रहा था सर आप पंडित रख लेंगे ना तो आपको ज्ञान देगा भगवान का, देवी देवता, दूसरी दुनिया, आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअलिटी का, और आपका कल्याण हो जाएगा सर। ठीक। किसी ने कहा काउंसिलर सर, काउंसिलर वो आपके पास आसपास रहेंगे तो कैसे प्रजा का कल्याण करें ये बताएंगे वो लोग। खैर, कुछ लोगों ने कहा सर आप राजा हैं सर, मत भूलिए आपके लिए सर वॉरियर्स होना जरूरी है, योद्धा, योद्धा, आप राजा हैं तो आप योद्धा को रखिए सर। क्या करेंगे ये डॉक्टर्स और ये पुजारी और ये धार्मिक लोग, काउंसिलर लोग। तीसरे का भी ऐसे ही कुछ आंसर आया। तीसरा क्वेश्चन क्या था याद है ना, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस एज, इस ज़माने का, तो आप कहोगे सर आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, कोई बोलेगा आज के इंपॉर्टेंट में है सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, कोई कहेगा आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल, स्किल लर्निंग, है ना। अलग अलग आंसर आएगा, पता नहीं क्या है। तुम लोग भी क्यूरियस हो रहे होगे कि हम लोग भी जानने वाले हैं क्या है, अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो। हो गया क्या स्कूल में। नेक्स्ट, and all the sorry to the third question as to what was the most important occupation, some replied that, कुछ लोगों ने जवाब दिया सर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है साइंस। सर साइंस अपनाइए सर, चंद्रयान पे, सर मून पे जाना है सर, साइंस, मार्स वार्स पे जाना है। देखिए इंडिया चला गया सर, हमारा रसिया को भी जाना चाहिए ना, ठीक है ना, चंद्रयान देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा स्किल इन वॉरफेयर, सर सबसे इंपॉर्टेंट काम है वॉर में कैसे स्किल अपनाएं, ठीक है ना, कुशल होना, यानी कि युद्ध कौशल बनना, युद्ध में कौन सी कला से लड़ाई लड़ें कि हम वॉर जीत जाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने कहा नहीं सर रिलीजियस वर्शिप, सर बस पूजा पाठ सर, वही सबसे अच्छा है सर, वही कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, सारे आंसर्स डिफरेंट थे। जार किसी से भी अग्री नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, उसने रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया, सबको भगा दिया, भागो यहाँ से, माथा खराब कर दिया सब। लेकिन अभी भी उसकी जानने की इच्छा तो थी कि राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद कुछ लोगों ने सजेशन दिया उसको, सर बहुत नाम सुना है उस जंगल में रहने वाले सन्यासी का, सर एक बार आप वहाँ ट्राई कीजिए, पूछिए। राजा ने डिसीजन लिया कि वो एक हर्मिट से मिलेगा। वो हर्मिट बहुत ही फेमस था, सारी दुनिया में रिनाउंड था, किस बात के लिए, फॉर हिज विजडम, बुद्धिमानी के लिए बहुत फेमस था, रिनाउंड मतलब फेमस। तो राजा ने डिसीजन लिया कि वो कंसल्ट करेगा उससे। तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वो हर्मिट जंगल में रहता था, वुड मतलब जंगल। कभी भी वो उस जंगल को क्विट करके नहीं जाता था, नेवर क्विटेड, और किसी को भी रिसीव नहीं करता था, सिर्फ कॉमन फोक के अलावा, आम जनता को छोड़कर। पावरफुल लोग, पॉलिटिशियन लोग, राजा महाराजा, डाकू डकैत, डराने धमकाने वाले लोग, किसी को पत्ता नहीं देता था। ही नेवर वैल्यूड एनीवन, वैल्यू किसको करता था, सिर्फ कॉमन पीपल, हमारे तुम्हारे ऐसे आदमी। हम लोग उसके पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, जो पूछेंगे सब बता देगा। लेकिन जैसे ही राजा महाराजा मंत्री लोग आएंगे, दूर से प्रणाम, जाइए आप लोग, आपसे नहीं मिलना है। इसीलिए जंगल में जाके रहता था वो, सबसे दूर। राजा को पता चला कि भाई वो किसी से नहीं मिलता है, तो राजा गए, सिंपल क्लोथ धारण कर लिए, मामूली कपड़ा पहन लिए, वेश बदल लिए। और जब हर्मिट का सेल आ गया, सेल मतलब उसका वो झोपड़ी या उसका वो डेरा, वो जगह जहाँ पे वो रहता था जंगल में जाने के पहले, तो राजा वहाँ घोड़े से उतर गए, डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, माउंट मतलब चढ़ना, डिसमाउंट मतलब उतरना, घोड़े से उतर गए। एंड लिविंग हिज बॉडी गार्ड, और अपने बॉडी गार्ड्स लोगों को पीछे छोड़ दिया, कहा कि आप लोग पीछे रहो भाई, मेरे साथ कोई आना मत। एंड वेंट ऑन अलोन, और एकदम अकेले जंगल में गए। जब ज़ार वहाँ पहुँचे उसके झोपड़ी के पास, तो क्या देखते हैं, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वो जो हर्मिट था ना, वो ज़मीन को कुदाल से मार मार के खोद रहा था, मतलब तोड़ रहा था, खोद रहा था मतलब एक जगह छेद नहीं कर रहा था, तोड़ रहा था। जैसे अब जंगल में हल कहाँ से आएगा, हल तो रहेगा नहीं,
तो कुदाल से मार मार के मिट्टी को उबड़ खाबड़ बना रहा था, तोड़ रहा था, क्योंकि वो जंगल की ज़मीन में खेती करता था। ठीक है, नेचुरल है, वहाँ पे खेती करता था, उगाता था। अपनी झोपड़ी के सामने जैसे उसने ज़ार को देखा कि कोई आदमी आ रहा है सीधे साधे कपड़े में, उसने ग्रीट किया ज़ार को। ज़ार को ग्रीट किया। कैसे ग्रीट करते हैं भाई? नमस्ते, हेलो, हाय, किसी तरीके से। ग्रीट मतलब अभिनंदन करना। एंड वेंट ऑन डिगिंग, और फिर ग्रीट करने के बाद अपने काम में लग गया। कितना पंक्चुअल आदमी। कोई सामने से आ जाएगा तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं भाई, नमस्ते हाय हेलो कर देंगे, और करने के बाद लग गया अपने काम में। हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, देखने में कैसा था? एकदम पतला दुबला सा, कमज़ोर सा। जितनी बार वो कुदाल ज़मीन में मार रहा था ना, स्टक हिज स्पेड, स्टक मतलब अटका देना ज़मीन में, और स्पेड मतलब वो कुदाल। इमेजिन करो कुदाल ऐसे उठाया, और जब मारता था तो आवाज़ निकलती थी सांसों से, और खूब ज़ोर से हाँफता था, सांसें लेता था, सांसों से आवाज़ आती थी, डेमो में ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे करता था। और जितनी बार वो मारता था, टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, थोड़ी सी मिट्टी निकलती थी, थोड़ी सी। पावरफुल आदमी जब रहेगा, वो मारेगा तो एक साथ इतना मिट्टी फोड़ के निकाल देगा। वो मारता था बेचारा, इतना सा मिट्टी निकलता था, और ज़ोर से ब्रीदिंग करता था हेविली। ज़ार उसके पास पहुँचे और बोले, बुद्धिमान हर्मिट, हर्मिट मतलब होता है सन्यासी, मैं बोलना भूल गया स्टार्टिंग में। हर्मिट का मतलब सन्यासी। हे बुद्धिमान सन्यासी, हे ऋषि मुनि, मैं यहाँ पर आपसे पूछने के लिए आया हूँ 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 सवाल हैं, और तीनों सवालों को रिपीट करते हैं। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है ना? और हर्मिट ने ये सवाल सुना, बस ये शॉर्टकट में जान लो कि राइटर मतलब सॉरी ज़ार ने पहली बार पूछा तीनों क्वेश्चंस, ठीक है? शॉर्टकट में बोल दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट सॉरी किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है, दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं जिनको ध्यान दें, और तीसरा किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या होता है। हर्मिट ने ध्यान से सुना। हुँ, हुँ, सुन लिया ध्यान से, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ पर स्पैट किया। ये एक तो एंशिएंट तरीका है, ठीक है? हालाँकि आज के ज़माने में बहुत ही इसको अनहाइजीनिक माना जाएगा। स्पिट किया मतलब थू-थू किया दोनों हाथ पर, क्योंकि कुदाल चला रहा था तो उसके हाथ एकदम अकड़ गए थे, काँप रहे थे ऐसे हाथ उसके, एकदम टाइट हो गए थे। तो कहीं वो छूट ना जाए लकड़ी, इसीलिए हाथों पर ऐसे-ऐसे करके, और फिर उसको थोड़ा-सा नम बना लिया, मतलब नमी वाला। एंड रिकमेंस डिगिंग, और फिर से डिगिंग शुरू कर दिया। यू आर टायर्ड, ज़ार ने बोला, आप थक गए हैं। महाराज, लाइए, लाइए ये कुदाल मुझे दीजिए ऋषि मुनि, मैं आपके बदले में थोड़ी देर के लिए काम कर देता हूँ, ठीक है? तो आई गेस कि आज इतना ही रहने दें, ठीक है ना? और इसका सेकंड पार्ट अगले दिन बन जाएगा। तो इसको पढ़ना तो बुक सामने रख के पढ़ना, ठीक है ना? तब समझ